नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। एक नजर हेडलाइंस पर। 4 यूरोपीय देशों के दौरे पर आज रवाना होंगे प्रधानमंत्री। जर्मनी से होगी 6 दिवसीय शुरुआत। विपक्षीय सहयोग और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर रहेगा जोर। राजनीतिक दलों के लेन देन में पारदर्शिता के लिए जल्द चुनावी बॉन्ड लाएगी सरकार। वित्त मंत्री अरुण जेटली का ऐलान। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में होगा संशोधन। कश्मीर में टेरर फंडिंग की जांच शुरू। एनआईए आज दिल्ली में करेगी अलगाववादी नेता बिट्टा कराटे और गाजी से पूछताछ। बैंक और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज की भी होगी जांच। बिहार में आंधी और बिजली गिरने से 23 लोगों की मौत। ओडिशा में लू से मरने वालों की तादाद बढ़कर हुई 12। दक्षिण पश्चिम मानसून के वक्त से पहले दस्तक की उम्मीद। भारत की सीए भवानी देवी ने अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी मुकाबले में जीता पहला गोल्ड। तो नई सैटेलाइट तलवारबाजी चैंपियनशिप में किया कमाल। चैंपियंस ट्रॉफी के अभ्यास मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 4 यूरोपीय देशों के दौरे पर रवाना होंगे। इनमें जर्मनी, स्पेन, रूस और फ्रांस शामिल हैं। प्रधानमंत्री की इस यात्रा का मकसद चारों देशों के साथ आर्थिक संबंध और निवेश को बढ़ाना है। 6 दिन की विदेश यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री सबसे पहले जर्मनी का दौरा करेंगे, जहां बर्लिन में भारत जर्मनी अंतर सरकारी विमर्श के तहत चांसलर एंजेला मर्केल से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री ने जानकारी दी है कि इस दौरान व्यापार, निवेश, सुरक्षा और आतंकवाद रोधी बुनियादी ढांचे, शहरी निर्माण, रेलवे, विज्ञान और तकनीक जैसे कई अहम मुद्दों पर सहयोग का एक भावी रोड मैप तैयार किया जाएगा। प्रधानमंत्री बर्लिन में एंजेला मर्केल के साथ कारोबारियों के समूह से भी रूबरू होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मंगलवार को स्पेन रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश की जनता को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इस संस्करण में लोगों को रमजान के पवित्र महीने की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि 125 करोड़ देशवासी इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि दुनिया के सभी संप्रदाय भारत में मौजूद हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के 32वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि इस कार्यक्रम की लोकप्रियता बेहद ज्यादा है और लोग इसका हिस्सा बनने लगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके जरिए वो हिंदुस्तान के हर परिवार से जुड़ रहे हैं और महसूस करते हैं कि वो देश के हर परिवार का सदस्य बन गए हैं। कोई उसको एक तरफा संवाद के रूप में देखता है, कुछ लोग उसको राजनीतिक दृष्टि से टीका टिप्पणी भी करते हैं, लेकिन इतने लंबे तजुर्बे के बाद मैं अनुभव करता हूं, मन की बात इस कार्यक्रम ने मुझे हिंदुस्तान के हर परिवार का एक सदस्य बना दिया है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 21 जून को मनाए जाने वाले विश्व योग दिवस का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि विश्व योग दिवस की वजह से आज दुनिया के लिए 21 जून का दिन बेहद खास हो गया है और योग ने विश्व को एक सूत्र में जोड़ दिया है। एक तरफ विश्व में बिखराव की अनेक ताकतें अपना विकृत चेहरा दिखा रही है। ऐसे समय में विश्व को भारत की बहुत बड़ी देन है। योग के द्वारा विश्व को एक सूत्र में हम जोड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री ने आगामी विश्व पर्यावरण दिवस पर स्वच्छता मुहिम को बढ़ावा देने की अपील भी की। उन्होंने मुंबई के वर्सोवा बीच पर सफाई अभियान चलाने वाले अफरोज शाह की भी तारीफ की। मैं इस स्वच्छता के काम को बल देने वाले सभी को बधाई देता हूं। एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि ये जो कूड़ा कचरा है, इसको हम वेस्ट न माने। वो वेल्थ है, एक रिसोर्स है। इधर मन की बात कार्यक्रम को विभिन्न वर्गों में लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आरके पुरम के रविदास कैंप पहुंचे। उन्होंने वहां स्थानीय लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान पार्टी के कई बड़े नेता भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने रविवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की।
दोनों नेताओं के बीच राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद लालू यादव ने बताया कि सोनिया गांधी को उम्मीदवार चुनने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। वो एक समिति बनाकर और बाकी विपक्षी दलों से चर्चा करके नाम पर फैसला करेंगी। आरजेडी प्रमुख ने कहा कि देश को मजबूत विकल्प चाहिए और 17 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर ये विकल्प देने का संकल्प लिया है। शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निमंत्रण पर दिल्ली में बुलाई गई बैठक में 17 राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए थे। इस बैठक में राष्ट्रपति चुनाव के साथ देश की मौजूदा हालात पर चर्चा हुई थी। बैठक में विपक्ष ने तय किया कि अगर सरकार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आम राय नहीं बनाती है तो विपक्ष अपने उम्मीदवार उतारेगा। लालू यादव ने 27 अगस्त को पटना में होने वाली महारैली के लिए भी विपक्षी दलों को आमंत्रित किया था। तय हुआ कि नाम पर कोई चर्चा अभी नहीं करना है। हम लोगों ने पूरी बात को अधिकृत कर दिया सोनिया गांधी जी को। सोनिया जी को अधिकृत कर दिया कि माननीय सोनिया जी अपना कोई कमेटी अपना बना लें और फिर हम लोग जब जरूरत होगी तो आप हम लोग को बुला लीजिएगा। एनआईए की टीम आज जम्मू कश्मीर के कुछ अलगाववादी नेताओं से पूछताछ करेगी। आतंकी फंडिंग के मामले में इन लोगों को दिल्ली मुख्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है। ये मामला एक निजी टीवी चैनल पर स्टिंग दिखाए जाने के बाद सामने आया था, जिसमें कुल अलगाववादी नेताओं ने पाकिस्तान के आतंकी समूह से पैसा मिलने की बात कही थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के 2 अलगाववादी नेताओं को दिल्ली मुख्यालय में पूछताछ के लिए तलब किया है। इन अलगाववादी नेताओं पर घाटी में हिंसा फैलाने के लिए पाकिस्तान और लश्कर-ए-तैयबा से फंडिंग का आरोप है। एनआईए ने तहरीक-ए-हुर्रियत के फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे और जावेद अहमद बाबा उर्फ गाजी को पूछताछ के लिए बुलाया है। साथ ही में बैंक और संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी लाने के लिए कहा है। इससे पहले एनआईए की टीम ने इस महीने की शुरुआत में श्रीनगर का दौरा किया था, जहां लगातार 4 दिन तक इन लोगों से पूछताछ की गई थी। शुरुआती तफ्तीश में एनआईए ने पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद, हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी और अलगाववादी संगठन नेशनल फ्रंट के अध्यक्ष नईम खान का नाम दर्ज किया है। सैयद अली शाह गिलानी और नईम खान से फिलहाल शुरुआती पूछताछ हुई है। इनसे आगे भी पूछताछ की जा सकती है। एनआईए की नज़र हाल ही में दर्ज उन एफआईआर पर भी है जिनमें कश्मीर में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, स्कूलों को जलाने, पत्थरबाजी और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के मामले दर्ज हैं। आतंकी फंडिंग का मामला एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए सामने आया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कश्मीर घाटी में पत्थरबाजों से निपटने के लिए सेना की जीप पर कश्मीरी युवक को बांधे जाने की घटना का सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने बचाव किया है। बिपिन रावत ने मेजर गोगोई का समर्थन करते हुए कहा है कि मैं अपने लोगों से पत्थर और पेट्रोल बम को चुपचाप झेलने के लिए नहीं कह सकता। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना घृणित युद्ध का सामना कर रही है, जिसे नए तरीके से लड़ने की जरूरत है। बिहार के अलग अलग जिलों में रविवार को आंधी तूफान से 23 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। इस बीच देश के कई इलाकों में गर्मी का कहर जारी है। ओडिशा में लू से मरने वालों का आंकड़ा 12 तक पहुंच गया है। मॉनसून की जल्दी दस्तक देने से आने वाले दिनों में राहत मिलने की उम्मीद है। बिहार में मौसम कहर बनकर टूटा है। राज्य में आंधी और बिजली गिरने से रविवार को 8 महिलाओं समेत 23 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हैं। पेड़ गिरने और बिजली की तारें टूटने से राज्य के कई इलाकों में रेल और सड़क यातायात बाधित है। ओलावृष्टि और तेज आंधी के चलते आम और लीची की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को पीड़ित जिलों में नुकसान का आकलन कर मदद पहुंचाने का निर्देश दिया है। वहीं देश के कई इलाके भीषण गर्मी की चपेट में हैं। ओडिशा में गर्मी से शनिवार को 2 और लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ यहां लू से मरने वालों की तादाद बढ़कर 12 हो गई है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। हालांकि राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में रविवार को बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। बहुत ज़्यादा गर्मी है, हम लोग को पूरा पैक होकर निकलना पड़ता है। ग्लव्स, सॉक्स सब कुछ पहन के निकलते हैं, वरना टैनिंग इतनी जल्दी होती है। 7 मिनट धूप में रहोगे इतनी बुरी टैनिंग हो जाती है, काली पड़ जाती है बॉडी। ज़रा सा ठंडा गर्म पानी पी रहे हैं तो बीमार हो रहे हैं।
और कहीं आने जाने में मुसीबत हो रही है, धूप तो बहुत है, कन्वेंस की भी प्रॉब्लम हो रही है। राहत की बात यह है कि बंगाल की खाड़ी पर दबाव से दक्षिण पश्चिमी मानसून जल्दी दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग ने केरल में 30 से 31 मई के बीच मानसूनी बारिश शुरू होने की संभावना जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कल कहा कि देश के राजनीतिक सिस्टम को दुरुस्त करने के मकसद से सरकार चुनावी बॉन्ड लाएगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की सलाह पर दिशा में काम किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने जीएसटी के 1 जुलाई से लागू होने की बात भी दोहराई है। केंद्र सरकार जल्द ही चुनावी बॉन्ड योजना के स्वरूप की घोषणा करेगी। बेंगलुरु में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 2017-18 के बजट में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है ताकि चुनावी बॉन्ड जारी किए जा सकें। वित्त मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट से पहले इसमें कुछ ऐसे प्रावधान करने के लिए कहा था जिससे राजनीतिक दलों के लेन देन में पारदर्शिता आए। उसी के बाद चुनावी बॉन्ड के विचार पर काम शुरू किया गया। Before the budget was being prepared, the Prime Minister clearly had told us, I want some step in the budget which cleanses political funding in this country. And out of that, the electoral bonds idea was born. जीएसटी के मसले पर बात करते हुए अरुण जेटली ने दोहराया कि देश भर में 1 जुलाई से जीएसटी लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि वस्तु और सेवा कर लागू होने के बाद भ्रष्टाचार और टैक्स चोरी पर अंकुश लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अरुणाचल प्रदेश के घने जंगलों में गिरे लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI का ब्लैक बॉक्स तलाश कर लिया गया है। ये विमान मंगलवार को तेजपुर वायुसेना अड्डे से उड़ान भरने के बाद लापता हो गया था। शुक्रवार को तेजपुर एयरबेस से 60 किलोमीटर दूर विमान का मलबा मिला था। उसके बाद से सर्च अभियान और तेज कर दिया गया था। वायुसेना के प्रवक्ता विंग कमांडर अनुपम बैनर्जी ने बताया कि अभी तक विमान चालकों का कुछ पता नहीं चला है और इनकी तलाश में अभियान चलाया जा रहा है। वायुसेना ने मामले में न्यायालय की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के नतीजे रविवार को घोषित कर दिए गए। हमेशा की तरह इस साल भी टॉप करने वाले विद्यार्थियों की सूची जारी की गई है। इसके अनुसार एमिटी इंटरनेशनल नोएडा की छात्रा रक्षा गोपाल ने 99.6% अंक प्राप्त करके सर्वोच्च स्थान हासिल किया है। इस साल कुल 82% विद्यार्थी पास हुए हैं। ये रिजल्ट पिछले साल से 1% कम है। ग्रेस मार्क्स पर मंगलवार को आए दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीएसई बोर्ड ने मॉडरेशन पॉलिसी का पालन करते हुए नतीजों का ऐलान किया है। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, भारतीय संविधान सभा की सदस्य, लोकसभा में फूलपुर सीट की नुमाइंदगी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में देश का प्रतिनिधित्व। विजय लक्ष्मी पंडित के नाम है उपलब्धियां अनेक। नेहरू परिवार की ये सदस्य है देश की सफलतम राजनीतिज्ञों में से एक। इसरो ने रेलवे क्रॉसिंग पर होने वाले हादसों को रोकने के लिए नई तकनीक विकसित की है। इसके जरिए रेलवे क्रॉसिंग पर ऑडियो विजुअल वार्निंग सिस्टम लगाया जाएगा और ट्रेन के आने की पहले ही जानकारी मिल जाएगी। देश में रेल हादसों में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं रेलवे क्रॉसिंग पर होती हैं। इसमें सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है और करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। इन दुर्घटनाओं को कम करने के लिए इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सिस्टम ने भारतीय रेलवे के लिए सैटेलाइट पर आधारित वार्निंग सिस्टम विकसित किया है। इस सिस्टम में लोको ट्रैकर्स की मदद से हर 10 सेकंड में ट्रेन की स्थिति के बारे में जानकारी ली जा सकती है। वहीं नेविगेशनल रिसीवर्स के माध्यम से सभी डेटा रेलवे केंद्रों को मिलता रहेगा। Location is always known of the locomotives. When it is 2 km away from the first nearest unmanned level crossing, a signal is sent from this Delhi station hub, so it will activate the audio-visual alarm, which is located at all the unmanned level crossing. इस सिस्टम के तहत मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर ऑडियो विजुअल अलार्म सिस्टम लगाए जाएंगे। जैसे ही ट्रेन रेलवे क्रॉसिंग से 2 किलोमीटर पहले पहुंचेगी,
ये अलार्म्स बज उठेंगे और ड्राइवर के साथ साथ क्रॉसिंग के पास मौजूद लोगों को भी ट्रेन के आने की जानकारी मिल जाएगी। ट्रेन के आने की जानकारी सैटेलाइट के माध्यम से रेलवे केंद्रों को मिलेगी और वहां से ये जानकारी ट्रैक पर लगे ऑडियो विजुअल अलार्म पर पहुंचेगी। इस सिस्टम से दिन में होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सकेगा। वहीं रेलवे दुर्घटनाओं के तुरंत बाद राहत पहुंचाने के लिए भी ये तकनीक कारगर साबित होगी। भारत में 29,000 रेलवे क्रॉसिंग हैं। इसमें करीब 10,000 रेलवे क्रॉसिंग मानव रहित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर कोरिया ने एक नई विमान भेदी शस्त्र प्रणाली का परीक्षण किया है। ये परीक्षण उत्तर कोरियाई शासक किम जोंग उन की निगरानी में किया गया है। उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक इस शस्त्र प्रणाली के जरिए किसी भी दिशा में उड़ रहे लक्ष्य का पता लगाया और उसे भेदा जा सकता है। परीक्षण का समय और स्थान नहीं बताया गया है। उत्तर कोरिया ने पिछले साल अप्रैल में नई शस्त्र प्रणाली का पहला परीक्षण किया था। उस वक्त कुछ खामियां सामने आई थी, लेकिन किम ने कहा कि ताज़ा परीक्षण में सभी खामियों को पूरी तरह से दूर कर लिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नाटो के सदस्य देश इसके वित्तीय खर्चों की जिम्मेदारी उठाएं। ट्रंप 9 दिन के विदेश दौरे के बाद रविवार को अमेरिका लौटे। अमेरिका रवाना होने से पहले ट्रंप ने इटली में दावा किया था कि उनका देश नाटो के बाकी सदस्य पैसे खर्च कर रहा है। ट्रंप ने कहा कि उनके राष्ट्रपति बनने के बाद से नाटो की वित्तीय स्थिति सुधरी है और बाकी देश भी अब इसके खर्चों का भुगतान करने लगे हैं। Other member nations must pay more. The U.S. is currently paying much more than any other nation, and that is not fair to the United States or the United States taxpayer. So we're working on it, and I will tell you a big difference over the last year. Money is actually starting to pour into NATO from countries that would not have been doing what they're doing now had I not been elected. बात खेलों की करते हैं। भारत की सीए भवानी देवी ने आइसलैंड में टूर्नोई सैटेलाइट तलवारबाजी चैंपियनशिप की सेब स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल में भवानी ने ब्रिटेन की सारा जेन हैम्पसन को 15-13 से शिकस्त दी। इस जीत के साथ भवानी देवी अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। भवानी ने इस चैंपियनशिप में तीसरी बार हिस्सा लिया था। साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट शुरू हो गया है। टूर्नामेंट की शुरुआत में पहले ही दिन बड़ा उलटफेर देखने को मिला। शीर्ष वरीयता प्राप्त जर्मनी की एंजेलिक कर्बर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं। रूस की एकटेरिना माकारोवा ने कर्बर को एक तरफा मुकाबले में 6-2, 6-2 से हराकर दूसरे दौर में जगह बना ली। वहीं प्यूर्तो रिको की मोनिका पोइंग ने इटली की रॉबर्टा विंसी को 6-3, 3-6, 6-2 से हराकर दूसरा उलटफेर किया। श्रीलंका में आई भयंकर बाढ़ से मरने वालों की तादाद करीब 150 हो गई है, जबकि सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं। बाढ़ से करीब 5 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। इस बीच राहत और बचाव का सामान लेकर दूसरा भारतीय जहाज आईएनएस शार्दुल भी श्रीलंका पहुंच गया है। इससे पहले भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस क्रिच को वहां भेजा गया था। इन जहाज़ों से राहत सामग्री के अलावा भारत ने हेलीकॉप्टर, जेमनी बोट्स, डॉक्टर और गोताखोर भी भेजे हैं। इसे 2003 के बाद श्रीलंका में आई सबसे बड़ी बाढ़ माना जा रहा है। रमजान का पवित्र महीना रविवार को शुरू हो गया। रमजान का जिक्र हो और खजूर की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। मान्यता है कि खजूर से रोजा इफ्तार करना पैगंबर मोहम्मद की सुन्नत है, इसलिए रमजान की आमद के साथ ही बाजार में खजूर की मांग बढ़ जाती है। देश के बाजारों में इस वक्त खजूर की 20 से ज्यादा वैरायटी मौजूद हैं। इनमें सऊदी अरब के अलावा ईरान, इराक, मोरक्को के अलावा दुबई, अफगानिस्तान और इजराइल से आयात की गई खजूर की किस्में शामिल हैं। रमजान शुरू होते ही इनकी मांग बेहद बढ़ गई है। अभी रमजान के महीने में खजूर की शुरुआत जो होती है, रोज़ा जो छोड़ता है कस्टमर या जो रोज़गार रहता है वो खजूर से ही शुरू होती है। इसके लिए खजूर के दिनों में अच्छी डिमांड होती है।
दरअसल धार्मिक महत्व के अलावा इसके पौष्टिक गुण खजूर को खास बनाते हैं। खजूर में डाइटरी फाइबर, विटामिन B6, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कार्बोहाइड्रेट भरपूर तादाद में पाई जाती है। इस वक्त बाजार में सफ़ी, कलमी, फरद, याकूत, मरियमी, कीमिया और सीडलेज खजूर की बेहद मांग है। हाँ, यहाँ बहुत ही वैरायटी है खजूर की, पेंट खजूर की, और हदीस भी है खजूर के लिए कि ये रोज़दार के लिए बहुत क़ुव्वत बख्श होती है। इसके अंदर भरपूर विटामिन्स, प्रोटीन्स ये वो सब रहते हैं और रोज़दार के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। रंग पैकिंग में मिल रही ये खजूरें 170 रुपए से 2500 रुपए किलो तक बिक रही हैं। भारतीय बाजार में हर साल 25 करोड़ डॉलर से ज्यादा की खजूर बिकती हैं। इनमें देश में उगाई जाने वाली खजूर की 100 से ज्यादा प्रजातियां शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात खास शख्सियत की। पूर्व प्रधानमंत्री और राजनेता चौधरी चरण सिंह की आज पुण्यतिथि है। उनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। स्वतंत्र भारत के 5वें प्रधानमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा। वो 28 फरवरी 1979 से 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने भारत के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया। वो 2 बार उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे। इससे पहले दूसरे मंत्रालयों का कार्यभार भी संभाला। चौधरी चरण सिंह को किसानों की आवाज बुलंद करने वाले नेता के तौर पर याद किया जाता है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी अपना योगदान दिया। हिंदी फिल्मों में पृथ्वीराज कपूर ने अभिनय की आज भी मिसाल दी जाती है। उन्होंने कई यादगार भूमिकाएं अदा की। मुगले आजम, सिकंदर, 3 बहुएं, कल, आज और कल जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को कोई भूल नहीं सकता। वो राज्यसभा के सदस्य भी रहे। पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित पृथ्वीराज कपूर की आज पुण्यतिथि है। आइए देखते हैं उनके फिल्मी सफर की ये दास्तां। रौबदार आवाज, बेहतरीन भाव भंगिमा और दमदार अभिनय की बदौलत पृथ्वीराज कपूर ने हमेशा सिने प्रेमियों के दिलों पर राज किया। पाकिस्तान के पंजाब के लायलपुर में जन्मे पृथ्वीराज कपूर 1928 में सपनों के शहर मुंबई पहुंचे। पृथ्वीराज कपूर को 1931 में फिल्म आलम आरा में सहायक अभिनेता के रूप में काम करने का मौका मिला। हमारा बेटा विलायत से एक मस्तरा बनकर लौटेगा। 1934 में देवकी बोस की फिल्म सीता की कामयाबी के बाद बतौर अभिनेता पृथ्वीराज कपूर को पहचान मिली। इसके बाद वो 4 दशकों तक अभिनय की दुनिया में सक्रिय रहे। हमें यकीन है कैद खाने के खौफनाक अंधेरों ने। सोहराब मोदी की फिल्म सिकंदर की सफलता के बाद पृथ्वीराज कपूर कामयाबी के शिखर पर जा पहुंचे। कैद खाने के अंधेरे कनीज की आरज़ुओं की रोशनी से कम थे। अंधेरे और बढ़ा दिए जाएंगे, आरज़ुएं और बढ़ जाएंगी, और बढ़ती हुई आरज़ुओं को कुचल दिया जाएगा। मुगले आजम में उनका अभिनय आज भी लोगों का सिर चढ़कर बोलता है। 1944 में पृथ्वीराज कपूर ने खुद की थिएटर कंपनी मोहम्मद सलीम, तुमने हमारी रियायत और रहमदिली का नाजायज फायदा उठाया और अनारकली को अदालत के रूबरू हाजिर करने से इनकार किया। पृथ्वी थिएटर शुरू की। फिल्म इंडस्ट्री में उनके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए 1969 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सजाए मौत देने। फिल्म इंडस्ट्री के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी उन्हें नवाजा गया। पृथ्वीराज कपूर 29 मई 1972 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस। 4 यूरोपीय देशों के दौरे पर आज रवाना होंगे प्रधानमंत्री। जर्मनी से होगी 6 दिवसीय यात्रा की शुरुआत। द्विपक्षीय सहयोग और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर रहेगा जोर। राजनीतिक दलों के लेन देन में पारदर्शिता के लिए जल्द चुनावी बॉन्ड लाएगी सरकार। वित्त मंत्री अरुण जेटली का ऐलान। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में होगा संशोधन। कश्मीर में टेरर फंडिंग की जांच शुरू। एनआईए आज दिल्ली में करेगी अलगाववादी नेता बिट्टा कराटे और गाजी से पूछताछ। बैंक और संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों की भी होगी जांच।
बिहार में आंधी और बिजली गिरने से 23 लोगों की मौत। ओडिशा में लू से मरने वालों की तादाद बढ़कर हुई 12। दक्षिण पश्चिम मानसून के वक्त से पहले दस्तक की उम्मीद। और भारत की सीए भवानी देवी ने अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी मुकाबले में जीता पहला गोल्ड। तुर्नोई सेटेलाइट तलवारबाजी चैंपियनशिप में किया कमाल। चैंपियंस ट्रॉफी के अभ्यास मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं शख्सियत। नमस्कार।